चीज आपके लिए हो सकता है कुछ प्रॉफिट दे, आपको कुछ काम आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। कौन भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है? अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा तो उसी के लाइक कंटिन्यूस में है ये, कि गेहूं की हम बात किए थे, तो गेहूं जो है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट कम उपजाऊ बलुई मृदा में उगाई जाती है, मतलब कम उपजाऊ जो मिट्टी होती है या फिर बलुई मृदा होती है, तो उसमें ये उगाया जाता है मिलेट। नेक्स्ट है आपका मक्का। मक्का के लिए आपको एवरेज टेम्परेचर चाहिए, एवरेज वर्षा चाहिए, लेकिन सनलाइट जो है वो ज़्यादा चाहिए, मतलब सामान्य तापमान सामान्य वर्षा, लेकिन जो सूर्य की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो ताप उसको अधिक मिलना चाहिए, सनलाइट जो है वो अधिक मिलना चाहिए। कपास का हम बात करेंगे, कॉटन का। तो कॉटन के लिए अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट इसके लिए बेहद ज़रूरी है, अच्छे ग्रो के लिए। उसका इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लो रेंज चाहिए, हाई सनलाइट चाहिए, तापमान जो होता है वो ज़्यादा चाहिए, बारिश जो है वो वर्षा जो थोड़ा कम चलेगा, लो रेंज चाहिए, हाई सनलाइट चाहिए, सनलाइट लेकिन इसका जो है वो हाई होना चाहिए इसके लिए ग्रो होने के लिए। काली और जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम फसल, मतलब काली और जलोढ़ मृदा में जो इसका फसल है कपास का वो काफी अच्छा होगा, इसलिए इसके लिए काली और जलोढ़ मृदा वो काफी सर्वोत्तम माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कच्चा माल में आता है, तो इसको आप जरूर याद रखें। पटसन कॉल्ड सुनहरा रेशा, पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है, और जलोढ़ मृदा में अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, पटसन जो है उसको सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, और जलोढ़ मृदा में ही अच्छा ग्रो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड हाई टेम्परेचर, हाई रेन एंड हाई ह्यूमिडिटी, मतलब इसको तापमान जो काफी ज्यादा चाहिए, बारिश भी ज्यादा चाहिए, और ह्यूमिडिटी उमस जो होता है वो भी ज्यादा चाहिए। उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ग्रोइंग, मतलब कि उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ग्रो करता है। कॉफी मोर इन ब्राजील, कोलंबिया एंड इंडिया, कॉफी जो है सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, उसके बाद कोलंबिया में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है बीसीसीआई, बीसीसीआई से तो आप लोग परिचित होंगे ही। तो बी फॉर मैंने लिखा ब्राजील, सी फॉर लिखा कॉफी, सी फॉर लिखा कोलंबिया, आई फॉर लिखा इंडिया। ठीक है, मीन्स आपका जो कॉफी का हमने कोड में इसको लिख दिया बीसीसीआई, मतलब कि एक सी से आप कॉफी याद रखिए, एक सी से कोलंबिया याद रखिए। तो कॉफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्राजील हो गए, ब्राजील हो गया, उसका कोलंबिया हो गया, इंडिया हो गया, तो बीसीसीआई में आप इस कोड्स के द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आप इस पेज को देख लीजिए, कॉपी में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? उन क्षेत्रों पे जहां जनसंख्या अधिक हो, या गहन खेती, या श्रम गहन खेती जहां अधिक उपजाऊ के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों पर किया जाता है जहां पर जनसंख्या अधिक हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कृषि है जहां पर अधिक जनसंख्या होने पर किया जाता है या फिर अच्छा माना जाता है, तो गहन जीविका कृषि। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उपजाऊ के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा भूमि पर एक प्रकार की फसल उगाई जाती है, मतलब एक प्रकार की फसल जो है वो लार्ज लैंड में, मतलब कि जो भूमि में बड़े मात्रा में एक ही टाइप के फसल, एक ही टाइप के क्रॉप को लगाया जाता है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय अधिक होता है, असम और उत्तरी बंगाल में चाय अधिक होता है। कर्नाटका में कॉफी अधिक होता है। ठीक है, के फॉर कर्नाटका, क फॉर कर्नाटका, क फॉर कॉफी याद रखिए। उसके बाद आपका मोटे अनाज कंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स, मोटे अनाज में जो है मिलेट्स हो गए जैसे आपके, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लाइक रिच इन आयरन कैल्शियम एक्सेट्रा, उसमें आयरन का मात्रा कैल्शियम का मात्रा अधिक होता है। ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसके उत्पादक राज्य आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये भी आप इसको याद रखिए। बाजरा बलुआ और काली मिट्टी, सैंडी सॉइल प्लस ब्लैक सॉइल पर उगाया जाता है। ठीक है, सैंडी सॉइल प्लस ब्लैक सॉइल पर उगाया जाता है बाजरा, जिसके लिए बलुआ और काली मिट्टी जो है वो उत्तम माना गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादक राज्य जो है इसके राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। इसके उत्पादक राज्य है राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। मक्का यूज्ड एज खाद्यान्न और चारा के लिए भी इसको यूज किया जाता है।
खरीफ फसल है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। मतलब जो ओल्ड मिट्टी, ओल्ड जो हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, उस पे अच्छी तरीके से मक्का को उगाया जाता है। उत्पादक राज्य हैं इसके कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कर्नाटक, यूपी, बिहार, एपी, आंध्र प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश। तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आप केवीएस, एनवीएस और किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी हम लोग गलती कर बैठते हैं, तो यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। दालें, दालें, भारत विश्व में दालों उत्पादक में नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत विश्व में दालों उत्पादक में सबसे नंबर 1 पे है, और दाल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है भारत में। ठीक है, उपभोक्ता शाकाहारी में दाल प्रोटीन देता है। मतलब शाकाहारी में भोजन में हम बात करें तो दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अरहर दाल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखता है। ठीक है, और जो फर्टिलिटी होता है उस सॉइल का बना रहता है। तो अरहर दाल को छोड़कर बाकी जितने भी दालें हैं वो वायु से नाइट्रोजन को लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखता है, फर्टिलिटी को बनाए रखता है। ये आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा कि देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन द soluble फॉर्म फ्रॉम द एयर, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, वो वायु से नाइट्रोजन को लेकर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो है आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। उत्पादक राज्य है अरहर के एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, इसके उत्पादक राज्य हो गए। उसके बाद गन्ना है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण आर्द्र जलवायु में रोपा जाता है। ठीक है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके जो टेम्परेचर चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तभी आपका शुगर केन का जो फसल होगा वो काफी बेहतर हो पाएगा। और टेम्परेचर 75, टेम्परेचर की बात तो हम लोग कर लिए, और वर्षा जो आपको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको चाहिए। और हमने यहाँ पे लिखा SBI, एस फॉर हो गया आपका शुगर केन, बी फॉर हो गया ब्राजील, आई फॉर हो गया इंडिया। आप SBI बैंक के बारे में जानते ही हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि शुगर केन है वो सबसे ज्यादा पहले ब्राजील में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। उत्पादक राज्य में आपके दिए हुए हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। उसके बाद लिखा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पंजाब, इन सभी राज्यों में भी क्या है, शुगर केन का जो है वो खेती ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे तिलहन के बारे में। तिलहन के बारे में 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तोरिया उत्पादन इन वर्ल्ड, फर्स्ट वन इज कनाडा, सेकेंड वन इज चाइना, थर्ड वन इज इंडिया। तोरिया उत्पादन जो पूरे विश्व में है, सबसे पहले कनाडा है, दूसरा चाइना है, तीसरा क्या है, इंडिया है। मूंगफली खरीफ फसल है और गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र जो इसके उत्पादक राज्य हैं। मूंगफली के उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। इसको भी आप कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीजें हैं। हो सकता है इसमें से आपके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, हो सकता है बहुत सारे नहीं भी आते हो, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, 6 to 10 तक का सोशल साइंस के में ज्योग्राफी के जो पार्ट है उसको भी हम लोग लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका हिस्ट्री का बनेगा, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें जो एग्जाम्स में आते हैं काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चाय के बारे में। तो चाय जो है ग्रो इन उष्ण एंड उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, इसके लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। और उत्पादक राज्य और क्षेत्र जो है वो आसाम है और वेस्ट बंगाल है। आसाम और वेस्ट बंगाल में चाय सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी है। जिलों की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल में भी जो है चाय वो ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू 2014 के अनुसार
अगर हम टी की बात करें रैंकिंग में, प्रोडक्शन के मामले में, तो चाइना जो है सबसे फर्स्ट में है और इंडिया जो है वो आपका सेकंड नंबर में है। चाइना मोस्टली बहुत सारे केसेस में वन ही रहता है, तो आपका जो फर्स्ट नंबर वो आपका चाइना है, दूसरा में इंडिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी इंडिया में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है और यमन से लाई गई थी। ये जो कॉफ़ी जो है कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी, है ना। और उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम बाबा बुदन पहाड़ियाँ। एग्रीकल्चर जो स्टार्ट्स किया गया कॉफ़ी का वो बाबा बुदन पहाड़ियाँ नाम है पहाड़ियाँ का, तो उसको याद रखिए, बाबा बुदन पहाड़ियाँ। आज भी इसकी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। तो अभी आपने देखा होगा कि टोटल नीलगिरी की भी हमने बात की थी, तो टोटल नीलगिरी जो 3 होती है ना। उसके बाद है आपका तिल, उत्तरी भारत में खरीफ फसल। तिल जो उत्तरी भारत में होता है और ये क्या है? खरीफ फसल है। तिल कहाँ होता है? उत्तरी भारत में। और कौन सी फसल है? रबी और खरीफ के मामले में खरीफ फसल में आता है तिल आपका। उसके बाद हम बात करेंगे बागवानी फसलों के बारे में। तो बागवानी फसलों के बारे में आप देख रहे हो, फलों और सब्जियों की रैंकिंग के बारे में फर्स्ट में आपका चाइना है, दूसरा में आपका इंडिया है। और नागपुर और चिरापुंजी के संतरे, नागपुर और चिरापुंजी के संतरे, यूपी बिहार की लीची, मेघालय का अनायास मतलब मेघालय का पाइनएप्पल, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के अंगूर। ठीक है, तो ये आपकी बागवानी फसलें हैं कुछ। और फलों और सब्जियों में याद रखिए रैंकिंग में फर्स्ट है चाइना और दूसरा है इंडिया। इसको आप लिख लीजिए। रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल, रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। जो नीड हमने लिखा है, नीड 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, मीन्स रबर को 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत है ग्रो होने के लिए। और 25 डिग्री से अधिक तापमान, जो टेम्परेचर चाहिए उसको 25 डिग्री से अधिक तापमान, नम और आर्द्र जलवायु की जरूरत है बेहतर ग्रो करने के लिए। 2012-2013 में रबड़ उत्पादन में भारत वर्ल्ड में चौथा स्थान है। ठीक है, 2012-2013 में रबड़ उत्पादन में भारत जो वर्ल्ड में चौथा स्थान है भारत का, पूरे विश्व में चौथा स्थान है। इसको ध्यान रखिए, जरूर याद रखिएगा कि चौथे स्थान पे है वर्ल्ड में रबड़ के केस में। ठीक है, रबड़ उत्पादन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपास की। कपास जो है वर्ल्ड में भारत में तीसरा स्थान है। पूरे विश्व में कपास के ग्रो के मामले में इंडिया जो है तीसरे स्थान पे है। नीड ब्लैक एंड वार्म क्लाइमेट, हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, इसको ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट की जरूरत है। खरीफ फसल को पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगता है। खरीफ फसल को पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगता है। उसके बाद इसके उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। ये इसके उत्पादक राज्य हैं। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, एपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। उसके बाद है आपका जूट। जूट कॉल्ड सुनहरा रेशा, जूट को सुनहरा रेशा से के नाम से जाना जाता है। इसके जो उत्पादक राज्य हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं ये, इनको आप जरूर याद रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ खुली थी? मुंबई में 1854 में पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में खुली थी। इन कंट्री प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था। हमारे कंट्री में प्रथम वस्त्र उद्योग जो 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के तट पर स्थित है। 1859 पहली सूती मिल यहीं पर अहमदाबाद में खुली थी। 1859 में जो पहला सूती मिल है वो खुला था कहाँ पे? अहमदाबाद में 1859 में। इस भी जरूर आप याद रखें, इसको भी आप लिख लीजिए। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता अहमदाबाद है, जिसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण केंद्र
ओसाका जो है जापान का वस्त्र निर्माण केंद्र है, जिसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर भी किसको कहा जाता है? ओसाका को। उसके बाद है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है दक्कन पठार पर अवस्थित है। दक्कन पठार पर अवस्थित है बेंगलुरु आपका। सिलिकॉन पठार नाम पड़ा है इसका। बेंगलुरु का जो नाम है पड़ा है वो सिलिकॉन पठार नाम पड़ा है। भारत, आकार और स्थिति। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर में है। ठीक है। उसके बाद है आपका कर्क रेखा 23.30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा 23.30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। भारत क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के अगर तुलना करें तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके रैंकिंग की बात करें बड़ा के मामले में तो वर्ल्ड में जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। उसके बाद है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में बात करें तो एक छोटा समुद्री रास्ता है वहां पर, तो उसका जो नाम हुआ क्या है? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। तो ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। उसके बाद है आपका मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण स्थित है। पूछा जाएगा मालदीव कहाँ है? तो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। गोंडवाना जो ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पंजिया का दक्षिणतम भाग है। ये हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसको भी आप लिख लीजिए। शिखर है जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा शिखर है नेपाल में स्थित है। कंचनगंगा भारत में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कंचनगंगा जो भारत में जम्मू कश्मीर में है। हिमाद्री के दक्षिण स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाद्री के दक्षिण स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री के दक्षिण स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल के नाम से जानी जाती है। उसके बाद है हिमालय के बारे में दिया है। बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवता घाटी को धून के नाम से जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हिमालय और शिवालिक के बीच जो स्थित घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो धून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धून लिखा हुआ है, धून के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो हिमालय वो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। उत्तरी मैदान का जो सबसे बड़ा भाग है वो पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप इसमें अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है धून क्या है, किस नाम से जाना जाता है, किसको बोला जाता है, कुमाऊं क्या है, तो इनको आप जरूर याद रखिए। उसके बाद है आपका प्रायद्वीप पठार। इस पठार पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप बुंदेलखंड तथा बघेलखंड नाम से जाना जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को डैश दिया हुआ है आपको। इस पठार के
इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप बुंदेलखंड तथा बघेलखंड नाम से जाना जाता है। दक्षिण पठार त्रिभुजाकार भाग नर्मदा नदी के दक्षिण में है। दक्षिण पठार का जो त्रिभुजा भाग है नर्मदा नदी के दक्षिण में है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसको एक बार आप जरूर लिख लीजिए, सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा।